वेलकम बैक अगेन। मैं हूँ आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसीन। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेसिकली समझेंगे कि 498 का केस जब रजिस्टर होता है, जब एफआईआर रजिस्टर हो जाती है कंप्लेंट के आधार पर, तो फिर उस एफआईआर को क्वैश करवाने के लिए, उस कंप्लेंट को क्वैश करवाने के लिए, उस प्रोसीडिंग को क्वैश करवाने के लिए जो चल रही है, हमको हाई कोर्ट में कब अप्रोच करना चाहिए? क्या सही टाइम है एफआईआर को क्वैश करवाने का? क्या हमें चार्जशीट के फाइल होने का इंतज़ार करना चाहिए या चार्जशीट के फाइल होने से पहले ही हम क्वैशिंग में जा सकते हैं? इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमको समझना है कि क्वैशिंग में किन-किन लोगों को जाना चाहिए? हस्बैंड को क्वैशिंग के लिए जाना चाहिए या हस्बैंड के रिलेटिव्स को क्वैशिंग के लिए जाना चाहिए? आखिर किसको क्वैशिंग के लिए जाना चाहिए? इसको भी हम समझेंगे। इसके बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये कि क्या क्वेश्चन के दौरान हमको अपने जो एविडेंसेस हैं, जो हमारे पास एविडेंसेस हैं, उनको भी कोर्ट के सामने प्रेज़ेंट करना चाहिए, उनको जो है कोर्ट के सामने रखना चाहिए। इसको भी हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे। सो स्टे ट्यून्ड थ्रूआउट द वीडियो सो दैट यू वुड हैव अ वेरी बेटर पर्सपेक्टिव ओवर दीज़ सिचुएशंस। सबसे पहले बेसिकली हम समझते हैं कि हमें एफआईआर को क्वैश करवाने के लिए कब जाना चाहिए? कब हम एफआईआर को क्वैश करने के लिए हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं? तो बेसिकली इसका जो बेस्ट टाइम है वो है जब एफआईआर रजिस्टर होती है, उसी समय हमको क्वैशिंग के लिए हाई कोर्ट पहुँचना चाहिए। हमको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है कि पुलिस उसमें पहले ही इन्वेस्टिगेशन करके पहले चार्जशीट फाइल करेगी, फिर उसके बाद हमको जो है क्वैशिंग के लिए जाना है। नहीं, अगर एफआईआर में आपके खिलाफ कोई भी ऐसा एलिगेशन है जो स्पेसिफिक नहीं है, सिर्फ वेग और जनरल टाइप का जो एलिगेशन लगा हुआ है 498 का क्रूएल्टी को लेकर, अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो आप जो है इन्वेस्टिगेशन का वेट मत कीजिए, चार्जशीट को फाइल करने का वेट मत कीजिए, आप तुरंत जो है हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चन के लिए। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है वो आप समझिए। कंडीशन ये है कि क्वेश्चन तभी अलाउ होती है जब 498 के केसेस में जनरल और वेग एलिगेशंस लगते हैं। पत्नी ने जब कंप्लेंट फाइल की तो जिस व्यक्ति के खिलाफ उसने कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं लगाया है, सपोज करो कि फादर इन लॉ के खिलाफ उसने जो है कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं लगाया। उसने अपने कंप्लेंट में ऐसा कुछ भी नहीं बताया जिससे ये स्पेसिफिकली क्लियर हो कि फादर इन लॉ ने उसके साथ क्रुएलिटी की है। एग्जाम्पल के तौर पर उसने ये नहीं बताया कि उसके साथ फादर इन लॉ ने कब क्रुएलिटी की थी, किस तरह से क्रुएलिटी की थी, कहाँ पर क्रुएलिटी की थी, किस चीज़ को लेकर क्रुएलिटी की थी। तो ये सब चीज़ें जो है बताना ज़रूरी है। अगर आप 498 का केस फाइल कर रहे हैं या कंप्लेंट कर रहे हैं 498 केस को लेकर, तो हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का ये स्पेसिफिक वर्डिक्ट है। बहुत सारी जजमेंट्स हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं लगेगा किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होगी। स्पेसिफिक एलिगेशन का मतलब है कि जब तक जो है आप स्पेसिफिक तरीके से आप कोई इंसिडेंट नहीं बताओगे अपनी कंप्लेंट में, तब तक ये नहीं माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने आपके साथ क्रूएलिटी की है, आपको हैरेस किया है, आपको टॉर्चर किया है, डाउरी को लेकर या किसी भी तरीके से आपको जो है हैरेस किया गया है। तो स्पेसिफिक एलिगेशन लगाना ज़रूरी है। अगर स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है तो फिर एफआईआर रजिस्टर नहीं होगी। लेकिन अगर एफआईआर रजिस्टर हो गई है, तो फिर वह व्यक्ति क्वेश्चनिंग में जा सकता है। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, तो फिर क्वेश्चनिंग में जाया जा सकता है ऑन द वेरी बिगिनिंग। जब एफआईआर रजिस्टर हुई है तभी आप जो है क्वेश्चनिंग में जाइए। ये आमतौर पर लोग पूछते हैं कि क्या चार्जशीट फाइल होने के बाद क्वेश्चनिंग में जा सकते हैं? तो इसका भी आंसर है हाँ। चार्जशीट अगर फाइल हो चुकी है तो भी आप क्वेश्चनिंग में जा सकते हैं। अगर सपोज करो कि चार्जशीट फाइल हुई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, लेकिन पुलिस को कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला, जिस व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर हुआ था 498 में, उसके खिलाफ कोई भी जो है कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला जिससे ये प्राइमा फेसाई क्लियर हो कि उसने ऑफेंस किया है, तो वह व्यक्ति चार्जशीट फाइल होने के बाद भी क्वेश्चनिंग में जा सकता है और इसको ग्राउंड बना सकता है कि मेरे खिलाफ जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो भी एविडेंसेस मिले हैं, उससे बिल्कुल भी ये क्लियर नहीं हो रहा कि मैंने अपराध किया है। अब इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि क्वेश्चन के लिए किसको जाना चाहिए? हस्बैंड को क्वेश्चन के लिए जाना चाहिए या जो हस्बैंड के रिलेटिव्स हैं उनको क्वेश्चन के लिए जाना चाहिए? तो इसका सिंपल क्लियर एंड कट आंसर ये है कि सबसे पहले देखो कि एफआईआर में या कंप्लेंट में जो एलिगेशंस हैं वो किसके खिलाफ स्पेसिफिक एलिगेशंस लगे हैं। जिसके खिलाफ स्पेसिफिक एलिगेशंस लगे हैं, टाइम के साथ फैक्ट्स बता रखा है कि भाई किस तरह से उसने जो है क्रुएलिटी की है, तो उसको क्वेश्चन में जाने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर वो क्वेश्चन में जाएगा तो उसकी क्वेश्चन जो है रिजेक्ट हो जाएगी। जिनके खिलाफ स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं है एफआईआर में या फिर कंप्लेंट में, वो लोग जो है क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं। काफ़ी केसेस में देखा जाता है कि फादर इन लॉ के अगेंस्ट कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं मिलता है या ब्रदर के अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं होता है।
सिर्फ नॉर्मली जो है पत्नी लिख देती है अपने एफआईआर में या अपनी कंप्लेंट में कि भाई मेरे साथ जो है क्रुएल्टी हुई है, इन्होंने भी क्रुएल्टी की है। किस तरह से क्रुएल्टी की है, कहाँ पर क्रुएल्टी की है, किस चीज़ को लेकर क्रुएल्टी की है, कुछ भी नहीं बताया जाता है। कब क्रुएल्टी की है, कुछ भी नहीं लिखा होता है। तो यहाँ पर जिसके खिलाफ पत्नी ने स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं लगाया है, सबसे पहले उसको जो है क्वेश्चनिंग में जाना चाहिए। अगर उसकी क्वेश्चनिंग अलाउ हो जाती है, तो फिर उसी को ग्राउंड बनाकर दूसरे लोग भी क्वेश्चनिंग के लिए जा सकते हैं। लेकिन गारंटी नहीं है कि जो है उनकी क्वेश्चनिंग अलाउ होगी, क्योंकि 498 के केसेस में मैंने आपको बता दिया है कि क्वेश्चनिंग सिर्फ उन्हीं की अलाउ होगी जिनके खिलाफ स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं है, जनरल और वेग एलिगेशन है। प्राइमा फेसाई ऑफेंस नहीं बन रहा है उनके खिलाफ, तभी जो है क्वेश्चनिंग अलाउ होगी, अदरवाइज क्वेश्चनिंग अलाउ नहीं होगी। अब इस सिचुएशन में काफ़ी क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं मेरे जो बोलते हैं कि हमारे पास तो एविडेंस है। एविडेंस के आधार पर मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि मैंने ऑफेंस किया ही नहीं है, मैंने क्रुएल्टी की ही नहीं है, अपनी वाइफ को हैरेस किया ही नहीं है। तो बेसिकली देखो यहाँ पे मेरी बात समझो, जो एविडेंस होता है वो एविडेंस क्वेश्चनिंग के समय में कोर्ट कंसीडर नहीं करती है। क्वेश्चनिंग के समय सिर्फ जो एलिगेशन लगाया गया है उसको कोर्ट कंसीडर करेगी। जो एविडेंस का काम है, एविडेंस का काम ट्रायल के समय होता है, वो ट्रायल कोर्ट कंसीडर करती है। इनिशियल स्टेज में एविडेंस का कोई भी काम नहीं होता है, कोर्ट उसको कंसीडर नहीं करती है। अगर आपके पास एविडेंसेस हैं भी तो उसके ग्राउंड पर भी क्वेश्चन में जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट उसको कंसीडर ही नहीं करेगा। एविडेंस को कंसीडर करने का काम ट्रायल कोर्ट का होता है और वो ट्रायल के दौरान ही होता है। सो अगर आपके पास एविडेंसेस हैं भी तो आप आराम से बैठे रहिए, जब ट्रायल आएगा तो आप ट्रायल के दौरान उसको प्रोड्यूस कीजिए। क्वेश्चन में जाने का कोई फायदा नहीं है। इस तरह से बेसिकली क्लियर हो गया होगा कि कब हमको जो है क्वेश्चन में जाना चाहिए, कौन-कौन क्वेश्चन में जा सकता है। जो एविडेंसेस हमारे पास हैं उनको क्वेश्चन के दौरान कोर्ट कंसीडर करेगा या नहीं करेगा, ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो उसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।